हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आरपी वर्मा। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, इसको समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं। एक्स का बच्चा उसके पास आया कि पापा मेरा बर्थडे है और मैं अपने फ्रेंड्स को पार्टी देना चाहता हूँ। एक्स ने कहा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, दे दे। एक्स ने अपने बेटे को पावर दे दी कि 500 रुपए तक तो अपनी पार्टी पे खर्च कर सकता है, और उसको एक दुकान भी बता दी कि इस दुकान पे जा, 500 रुपए तक का जो सामान तुझे चाहिए वो ले आ। बच्चा कहता ठीक है। इधर से एक्स ने उस दुकानदार को भी फोन कर दिया कि भाई मेरा बेटा आएगा और उसको 500 रुपए तक का सामान दे देना। बेटा गया दुकानदार के पास और उस दुकानदार से 700 रुपए का सामान ले आया। दुकानदार ने दे भी दिया। चलो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5-10 दिन बाद जब दुकानदार ने एक्स से पैसे मांगे तो एक्स ने 500 रुपए का नोट पकड़ा दिया। दुकानदार कहता भाई साहब 700 रुपए दो, बेटा आपका 700 रुपए का सामान लेके गया, और उसने अपना अकाउंट दिखा दिया। तो एक्स कहता भाई देख, एक बात बता, मैंने पावर कितनी दी थी, मैंने कितने का कहा था? 500 रुपए का कहा था ना। तो 500 रुपए का अगर मैंने कहा है तो उससे ऊपर तेने उसको दिया ही क्यों? अगर दिया है तो उसकी मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। अब बच्चों, ये छोटी सी स्टोरी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई काम अधिकारों से परे हो, कि मेरे को जो पावर दी गई है, मैं अगर उससे बाहर जाके कोई काम करता हूं, तो इस तरह के काम के विधिक दायित्व क्या होंगे, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल ऑब्लिगेशंस क्या होंगे इस तरह के काम के? तो बड़ी सिंपल सी बात है। दुकानदार कानूनन एक्स से 500 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता, क्योंकि अगर एक्स प्रूव कर दे कि मैंने बात 500 रुपए की गई थी, हाँ, वो लड़का अगर 18 साल या इससे ज्यादा का है, तो ऐसी सिचुएशन में दुकानदार 200 रुपए उससे निकलवा सकता है। लेकिन क्या एक्स की यहां पे कोई लायबिलिटी है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़के ने अपनी पावर से परे जाके कोई डील की, तो उसने अगर वो पावर से परे जाके डील किए तो क्या इसके लिए एक्स लायबल है क्या? तो एक सीधी सी बात हमारे सामने आ गई कि अगर कोई भी अपनी पावर से परे जाके, अपने अधिकारों से परे जाके अगर कोई काम करता है, तो इस तरह के कार्यों का कोई विधिक परिणाम नहीं निकलता, कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे। इस तरह के काम नल एंड वॉइड है। तो यहां पे एक्स की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 500 रुपए की थी। अब ये छोटी सी बात हमारे कंपनी लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही एसेंशियल प्रिंसिपल की फॉर्म में है, और इस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस एक लैटिन फ्रेज है। यहां पे आप देखिएगा, वायरस की स्पेलिंग जो है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, VIRES है। ये VIRUS नहीं है, जैसे कोरोना वायरस वो VIRUS है जिसको अपन महामारी बोलते हैं। यहां वायरस VIRES का मतलब है पावर, और अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड। इसका मतलब अगर कोई काम पावर से परे किया जाए तो वो अल्ट्रा वायरस है, यानी कि नल एंड वॉइड है। अब इसको हम कंपनी लॉ में किस तरह से समझेंगे? अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है तो 2 डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हाँ, अगर पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसको अलग से आर्टिकल्स बनाने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो टेबल को एक्सेप्ट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज हम ये मान के चलते हैं कि हर कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दोनों बहुत जरूरी हैं। और अगर पब्लिक है तो फिर प्रोस्पेक्टस भी साथ में आ जाएगा, वो भी जरूरी है।
चलिए अब हम बात करते हैं कि जो काम, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने खुद ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए हैं, जो प्रोमिसेस हम क्रिएट कर रहे हैं मेमोरेंडम के थ्रू, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू या प्रोस्पेक्टस के थ्रू, क्या हम, यानी हम का मतलब हमारी कंपनी, उससे बाहर जाके कोई काम कर सकती है क्या? अगर उससे बाहर जाके कोई काम करेगी तो इसकी लायबिलिटी किसकी होगी? क्या कंपनी की होगी क्या? तो पहली बात तो ये कि आपने अपने मेमोरेंडम में जो बातें लिखी हैं, आपने आर्टिकल्स में जो बातें लिखी हुई हैं, कंपनी उससे परे काम कर ही नहीं सकती। अगर करेगी तो इस तरह के काम नल एंड वॉइड होंगे, और करने वाले कौन है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स लायबल होंगे, ना कि कंपनी लायबल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का कि ऐसे कामों में कोई लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो काम अल्ट्रा वायरस है। अब इसको हम एक केस के थ्रू समझते हैं। एक केस आपका है एस्प्रे रेलवे कैरीज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिकी। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है बच्चों। 1875 का ये केस है। हालांकि इससे पहले 1866 के अंदर जहांगीर आर मोदी वर्सेस श्यामजी लड्ढा का एक मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में ऐसा ही आ चुका था। तो अगर हम इंडियन रेफरेंस में बात करें तो ये श्यामजी लड्ढा वाला जो मामला है वो अल्ट्रा वायरस का पहला केस था इंडिया का, लेकिन ये इतना चर्चित नहीं हुआ। चर्चित केस हुआ हमारा एस्प्रे रेलवे कैरीज कंपनी वाला, क्योंकि ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मामला था 1875 का। तो केस के फैक्ट्स देखिए। एक रेलवे कंपनी है, रेलवे कंपनी का काम है जो रेलवे टूल्स है वो उनको बनाएगी, बेचेगी, किराए पे देगी, और इसके रिगार्डिंग लोगों से जनरल कांटेक्ट करेगी। अब होता ये है कि बेल्जियम गवर्नमेंट जो है वो कुछ नई ट्रेन स्टार्ट करती है। अब अगर ट्रेन स्टार्ट करनी है तो भाई रेलवे लाइन तो अपने को बिछानी पड़ेगी ना, रेलवे पटरियां कौन बिछाएगा? इसके लिए बेल्जियम गवर्नमेंट जो है वो एक टेंडर निकालती है। ये एस्प्रे रेलवे कैरीज कंपनी जो है ये सोचती है कि अगर ये काम हम करें तो क्या कैसा रहेगा। अब यहां पे एक रेलवे ठेकेदार है रीके। रीके कंपनी के साथ ये प्रॉमिस कर देता है भाई आप ये काम करो, जो पैसा लगेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो इसका मतलब कंपनी और रीके के बीच में एक लेन देन का मामला सेट हो जाता है। लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। कंपनी की जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग में सारे मेंबर्स होते हैं, उनमें से कोई एक डायरेक्टर जो है वो ये कह देता है कि भाई हम ये काम तो कर ही नहीं सकते, ये पटरियां बिछाने का काम हमारे ऑब्जेक्टिव ही नहीं आता। देखिए जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं, जैसे नेम क्लोज हुआ, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज हुआ, ऑब्जेक्ट क्लोज हुआ, कैपिटल क्लोज हुआ, लायबिलिटी क्लोज हुआ, सब्सक्रिप्शन क्लोज हुआ, और अगर ओपीसी है तो एक नॉमिनी क्लोज हुआ। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर ये लिखा जाता है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है बिजनेस के रिगार्डिंग। तो जनरल मीटिंग के अंदर किसी एक मेंबर ने बाकी डायरेक्टर्स को ये समझाया कि भाई हमारा जो काम है वो काम क्या है, हम रेलवे टूल्स बनाने का काम करते हैं। क्या रेलवे लाइन, रेल की जो पटरी है, क्या वो टूल्स की डेफिनेशन में आती है क्या? अगर वो टूल्स की डेफिनेशन में नहीं आती और कल को कोई नुकसान हो गया तो डायरेक्टर्स मारे जाएंगे, इनकी खुद की पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, कंपनी भी इसके लिए लायबल नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कहते हैं ना, अगर सुबह का बोला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको बोला नहीं कहते। बस यही बात यहां पे हुई। डायरेक्टर्स को बाद में समझ में आ गई कि भाई अपने विजय से पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा कोई काम किया तो ये तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। और उन्होंने क्या किया, इस रीके को मना कर दिया कि भाई हम तुझसे कोई पैसे नहीं ले सकते, अभी तो कहानी गड़बड़ होगी। रीके जो है वो कोर्ट में पहुंच गया। अब जो लॉर्ड चांसलर केयर्न्स थे उनके सामने ये मामला आया, तो केयर्न्स ने ये कहा कि भाई भले ही कंपनी ने आपको शुरू में ना बताया हो, लेकिन जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो आपने क्यों नहीं पढ़ा? कोई भी काम अगर आप कंपनी के साथ करने जा रहे हो, कोई भी डील अगर आप कंपनी के साथ कर रहे हो, तो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द कंटेंट्स ऑफ इट्स डॉक्यूमेंट्स। आपने क्यों नहीं देखा?
इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स रीके को भी पढ़ने चाहिए, मेरी कंपनी कौन कौन से काम कर सकती है। और रीके को समझाया कि ये तो अच्छी बात है कि कंपनी ने इस काम को शुरू करने से पहले ही जो है वो कंपनी को समझ में आया कि उसने मना कर दिया, क्योंकि अगर ये काम होता तो ये तो अल्ट्रा वायरस होता, तेरा तो पैसा ही डूब जाता। तो चलो कोई बात नहीं, रीके को बात समझ में आई, कंपनी को बात समझ में आई, पूरे वर्ल्ड के सामने एक नया प्रिंसिपल क्रिएट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो समझ में क्या बात आई? समझ में ये बात आई कि जो आपके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर जो बिजनेस लिखा हुआ है आपका, क्या आप काम क्या कर सकते हैं, आप इससे परे कोई काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी और बात बताऊं, रीके का जो एडवोकेट था उसने यहाँ पे क्या लॉजिक लिया, उसने ये कहा था कि साहब ये काम कंपनी कर सकती है क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है जनरल कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल में तो कुछ भी आ सकता है, जनरल में तो कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब रेलवे लाइंस बिछाने वाला काम जो है ये भी कंपनी कर सकती है। तो यहां पे लॉर्ड केयर्स ने एक प्रिंसिपल अप्लाई किया। हमारे लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन में एक प्रिंसिपल है सजातीयता का सिद्धांत, एग्जिस्टेंस जनरिस। आप इसको यूं समझो कि मान लो कि आपकी मदर आपको ये कहती है कि बेटा ये 500 रुपए ले जाओ और मार्केट से कोई आलू, भिंडी, गोभी, टमाटर एटसेट्रा ले आ। अब एटसेट्रा वर्ड इन्होंने लगा दिया, तो इस एटसेट्रा का मतलब क्या हुआ? क्या आप चॉकलेट भी ले आओगे अगर पैसे बच गए तो? क्या आप कोई मिठाई भी ले आओगे? क्या आप कोई किसी अपने दोस्त के लिए गिफ्ट भी ले आओगे? तो ये जो एटसेट्रा वर्ड है ये क्लियर नहीं है, लेकिन इस एटसेट्रा का मीनिंग इससे पहले जो वर्ड है ना उनसे आपको लेना पड़ेगा। तो इससे पहले सारे नेम ऑफ वेजिटेबल्स थे, तो इस एटसेट्रा में आप वेजिटेबल ही ला सकते हो। तो यहां पर भी कोर्ट ने यही बात समझाई, लॉर्ड केयर्स ने यही बात समझाई कि यहाँ पे ये जनरल कॉन्टेक्ट वर्ड है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले जो रेलवे टूल्स की बात हो रही है ना उसके रिगार्डिंग ये जनरल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज क्लियर होगी कि कोई भी काम कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज से परे नहीं कर सकती। अगर वो करती है तो वो अल्ट्रा वायरस होगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर दैट इज कॉल्ड नल एंड वॉइड या वॉइड एंड इनिशियो। चलो इफेक्ट्स पे हम बाद में आते हैं। अब ये देखिएगा आपका ये जो एस्ट्रे रेलवे केस का मामला था, इसके बाद में अगर इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आपका लक्ष्मण स्वामी मोधालियर वर्सेस LIC का हमारे सामने आया। इस मामले के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था, इसलिए यूं समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट केस जिसमें प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा वायरस जो है वो अप्लाई किया गया। इसमें एक और अच्छी बात इन्होंने बताई कि अगर कोई काम कंपनी ऑब्जेक्ट क्लोज से परे नहीं कर सकती, सिंपल सी बात है। इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई काम हो गया है और बाद में मेमोरेंडम में जाके चेंज करना चाहे तो क्या रेटिफिकेशन पॉसिबल है क्या? तो लक्ष्मण स्वामी मोधालियर वर्सेस LIC के अंदर ये बात और क्लियर होगी कि अगर कोई काम आपके मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अगेंस्ट है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसका रेटिफिकेशन या पुष्टिकरण भी संभव नहीं है। तो चलिए बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड आ गया अल्ट्रा वायरस का कि व्हेन द एक्ट डज नॉट फॉल विद इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी, कि अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट डिसाइडेड, ऑब्वियसली डिसाइडेड होगी, तो जो डिसाइडेड ऑब्जेक्ट है वो काम जो कंपनी कर रही है अगर उसके ऑब्जेक्ट्स में नहीं आता तो अल्ट्रा वायरस है। 3 केस आपको मैंने बता दिए, एस्ट्रे रेलवे केस वाला मामला आपको बता दिया, श्याम जी रड्डा वाला मामला आपको बता दिया, लक्ष्मण स्वामी मोधालियर का केस आपको बता दिया। 3 बड़े इंपोर्टेंट केस है आपके लिए। अब उसके बाद में आप आ जाओ कि अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट भी 3 तरह के हैं, मेन ऑब्जेक्ट, एंसिलरी और इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट, और तीसरा अदर ऑब्जेक्ट। भाई हमारी कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है कि हम गारमेंट्स का बिजनेस करेंगे। अब बताओ, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, क्या सोच के किया? भाई ये कंपनी गारमेंट्स का बिजनेस कर रही है और ये जो कपड़ा यूज कर रही है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और कंपनी की रेपो बहुत अच्छी है
क्यों? क्योंकि ये इस पर्टिकुलर कपड़े का बिजनेस कर रही है, इस पर्टिकुलर गारमेंट का बिजनेस कर रही है। ये सोच के लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब अगर उस पैसे से हम कुछ मशीनरी खरीद रहे हैं, अगर उस पैसे से हम थ्रेड धागा खरीद रहे हैं, उस पैसे से अगर हम फैक्ट्री बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, तो वो तो हमारे ऑब्जेक्ट में लिखा ही नहीं हुआ। लेकिन आप बताओ, हम गारमेंट्स का बिजनेस क्या बिना बिल्डिंग्स के करेंगे? क्या बिना मशीनों के कर सकते हैं या बिना धागे के कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में डिफाइन कर दो। आपके उस ऑब्जेक्ट क्लॉज के अलावा भी अगर आपने कहीं पैसा लगाया तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ेगा, कंपनी को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए उन्होंने पैसा लगाया है वो ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट का एंसिलरी या इंसिडेंटल है। अगर आपका मेन ऑब्जेक्ट में भी नहीं आता, एंसिलरी या इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट में भी नहीं आता, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? अल्ट्रा वायरस होगा। अब मान लीजिए कंपनी अगर ये कहती है कि हमारा ये बिजनेस है, जैसे मान लीजिए गारमेंट्स का बिजनेस है, और एक टाइम के बाद या इतनी हमारी टर्नओवर हो जाए उसके बाद हम लेदर का बिजनेस भी शुरू करेंगे। पहले गारमेंट्स का शुरू करें और इस कंडीशन को पूरी होने के बाद हम लेदर का बिजनेस भी शुरू करेंगे, तो वो आपको हो गया अदर ऑब्जेक्ट। तो ऐसी कोई चीज जो मेन ऑब्जेक्ट में नहीं आती और उसके एंसिलरी ऑब्जेक्ट में नहीं आती, लेकिन वो जो अदर ऑब्जेक्ट आपने शो किया है उसमें आ रही है, तो भी वो अल्ट्रा वायरस नहीं होगी। लेकिन ना तो मेन ऑब्जेक्ट में आ रही है, ना इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट में आ रही है, और ना ही अदर ऑब्जेक्ट में आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका क्या है? अल्ट्रा वायरस है। इसके लिए कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। अब क्या इसके अलावा भी हमारे पास कोई ग्राउंड्स हैं? तो इसके अलावा हमारे पास ये लिखा हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल। जब आपने कंपनी बढ़ाई तो उसमें जो आपने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया वो ऑब्जेक्ट कोई इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट नहीं था, बट लेटर ऑन इट बिकम्स इम्पॉसिबल। अब आप क्या करोगे? तो इसके अंदर एक बड़ा अच्छा केस है, जर्मन डेट कॉफी कंपनी वाला मामला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, किसी भी बुक में मिल जाएगा। तो कंपनी ने लोगों को ये विश्वास दिलाया भी हमारी कंपनी जर्मनी खजूर की बनी हुई कॉफी जो है वो मार्केट में बेचेगी, और हम इसका जर्मन गवर्नमेंट से पेटेंट भी करवा रहे हैं। इसका मतलब ये हम ही बेच सकते हैं जर्मनी खजूर की कॉफी, और कोई नहीं बेच सकता। लोगों ने इस बात पे विश्वास किया और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ये बात ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी लिखी हुई थी, लेकिन हुआ क्या? जर्मनी गवर्नमेंट ने भाई मना कर दिया। कंपनी ने स्वीडन गवर्नमेंट से पेटेंट करवा लिया और कॉफी मार्केट में ला दी। अब जो इन्वेस्टर्स थे, जैसे उनको पता लगा कि भाई हमने पैसा तो ये सोच के दिया था भाई जर्मनी पेटेंट होगा, लेकिन ये तो स्वीडन पेटेंट है। अब कंपनी से जब पूछा गया तो कंपनी ने कहा भाई हम क्या करें, गवर्नमेंट ने देने से मना कर दिया। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने डिसाइड किया था वो ऑब्जेक्ट आज की तारीख में आपके लिए क्या है? इम्पॉसिबल है। तो अब आप स्वीडन पेटेंट वाला खजूर जो है उसकी कॉफी आप मार्केट में बेच रहे हो, तो बताओ क्या वो आपके मेन ऑब्जेक्ट में आता है? ना तो मेन ऑब्जेक्ट में है, ना कोई इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट में है, और ना ही आपका ऐसा कोई अदर ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसको हमने क्या मान लिया? अल्ट्रा वायरस। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपको हर हाल में ये प्रूव करना पड़ेगा कि कंपनी जो है उसका काम या तो मेन ऑब्जेक्ट में आता है या फिर इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट में आता है, और अगर कोई अदर ऑब्जेक्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ है मेमोरेंडम में तो उसमें आता है, अदरवाइज वो काम आपका नल एंड वॉइड होगा। चलिए अब हम बात करते हैं और भी कुछ ग्राउंड्स है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मैंने आपको बता दिया भी कोई भी चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब जो उसमें ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उसके, इसके अलावा भी जितनी कैपिटल आपने शो की हुई है मेमोरेंडम में, क्योंकि जितनी आपने कैपिटल क्लॉज में कैपिटल शो की हुई है आप उससे ज्यादा के शेयर इश्यू नहीं कर सकते, लेकिन आपने कर दिए तो वो चीज भी क्या होगी? मेमोरेंडम के अगेंस्ट होगी कि नहीं होगी? इसी तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, पावर्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, जो मीटिंग के रूल्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी के रिगार्डिंग जो आपने रूल्स बनाए हुए हैं, वो प्रोसीजरल पार्ट आपका सारा का सारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट है, तो वो भी क्या आएगा?
अल्ट्रा वायरस होगा। इसी तरह से अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है इसके किसी प्रोविजन के अगेंस्ट है तो भी वो क्या आएगा, अल्ट्रा वायरस होगा। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो सेबी के प्रोविजंस के अगेंस्ट, भी आपकी पब्लिक कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अगेंस्ट है तो वो भी आपका क्या आएगा, अल्ट्रा वायरस होगा। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो इंडिया में जितने भी दूसरे लॉज हैं उनमें से किसी के अगेंस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हिंदू लोग ये कहते हैं कि बिटवीन सपिंडा जो है वो मैरिज नहीं हो सकती, बिटवीन प्रोहिबिटेड डिग्री मैरिज नहीं हो सकती, पर भाई आपने तो एक चैरिटेबल कंपनी क्रिएट करवा दी और आप लोगों की शादियां करवा रहे हो, आप ना को सपिंडा रिलेशनशिप देख रहे हो ना को प्रोहिबिटेड देख रहे हो, आप ये देख रहे हो ये लड़का है लड़की शादी करवा रहे हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप कंपनी के अकॉर्डिंग इस तरह की कोई चैरिटी कर रहे हो क्या वो आपके हिंदू लोग के प्रोविजंस को खत्म नहीं कर रही? तो कोई भी एक एग्जांपल दिया है मैंने, कोई भी आपका ऐसा आप कोई काम कर रहे हो जो इंडिया में एप्लीकेबल किसी भी कानून के अगेंस्ट है तो वो आपका क्या आएगा, अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। तो दोबारा समझ लीजिएगा बच्चों, कोई काम अगर मेन ऑब्जेक्ट में नहीं आता, एंसिलरी इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट में नहीं आता, अदर ऑब्जेक्ट में भी नहीं आता, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट है, कंपनी एक्ट के अगेंस्ट है, सेबी के प्रोविजंस के अगेंस्ट है या इंडिया में किसी एग्जिस्टिंग लॉ के अगेंस्ट है तो वो क्या होगा, अल्ट्रा वायरस होगा और इन दिस सेंस नल एंड वॉइड होगा। अब इफेक्ट क्या होगा इसका? इफेक्ट ये होगा, पहला तो ये बता दिया मैंने, अवॉइड एब इनिशियो का मतलब जिस दिन आपने उसको शुरू किया है ना बस उसी दिन से ही वो वॉइड है। दूसरा, नो रेटिफिकेशन। क्या होता है बच्चों, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ प्रोसीजरल बातें लिखी होती है, उसमें जैसे डायरेक्टर्स की पावर है। मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं, कंपनी रियल एस्टेट कंपनी है। अब डायरेक्टर्स की ये पावर्स है कि भाई रियल एस्टेट का मतलब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कहीं पे भी कोई खाली जगह मिलती है और वो बिकाऊ है तो हमारे डायरेक्टर्स उसको खरीद सकते हैं। और एक डायरेक्टर की पावर डिसाइड कर दी कि एक डायरेक्टर अकेला कंपनी के बिहाफ पे 25 लाख तक की डील कर सकता है। मान लो कि मैं कहीं घूमने गया हूं और मेरे को वहां कोई जगह पसंद आ गई, मैं सोचता हूं कि मैं इसको कंपनी के लिए खरीद लूं तो अब मैंने वो जगह देखी उसकी कीमत है 50 लाख, जबकि मैं 25 लाख तक की डील कर सकता हूं। मेरे को कंपनी ने ये पावर दी है, आर्टिकल्स में ये बात लिखी हुई है, लेकिन वो कितनी है, 50 की है। मैंने 50 की ही डील कर दी तो बताओ मैंने जो पावर्स मुझे दी गई है उससे परे जाके काम किया, तो परे जाके काम किया जिसका मतलब क्या हो गया, अल्ट्रा वायरस हो गया। लेकिन मैं ये बात कम्युनिकेट कर देता हूं मेरे चेयरमैन को, मेरे एमडी को, मेरे बाकी कंपनी के डायरेक्टर्स को, डील हो चुकी है और वो डील क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, लेकिन इससे कंपनी का फायदा है। तो कंपनी क्या करती है, जनरल मीटिंग बुलाती है और जहां पे मेरी पावर 25 थी यानी कि हर डायरेक्टर की, उसको बढ़ा के उन्होंने 50 कर दी। अब बताओ 50 कर दी तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो 50 वाली डील है जब मैंने की थी उस वक्त तो अनऑथराइज थी, अब कंपनी ने क्या कर दी, ऑथराइज कर दी ना, क्योंकि 25 को बढ़ा के उन्होंने 50 कर दी। इसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। तो अगर कंपनी आर्टिकल्स के अंदर चेंज करके किसी अनऑथराइज्ड काम को ऑथराइज करना चाहे देन इट इज वैलिड। नाउ इट इज इंट्रा वायरस नॉट अल्ट्रा वायरस। तो ये बात समझ लीजिएगा बच्चों कि अगर मैं या कंपनी मेमोरेंडम के अगेंस्ट जाके कोई काम करते हैं तो अल्ट्रा वायरस है, लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट कोई काम करते हैं या डायरेक्टर्स अपनी पावर से परे जाके कोई काम कर रहा है लेकिन वो आर्टिकल्स या मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर्स की खुद की पावर्स के अगेंस्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कंपनी चाहे तो इसका रेटिफिकेशन कर सकती है और रेटिफिकेशन करते ही वो इंट्रा वायरस हो जाएगा, नहीं तो वो अल्ट्रा वायरस है। तो ये बात मैं आगे आपको एक्सेप्शन में फिर बता दूंगा। तो इसका मतलब अगर आप मेमोरेंडम के अगेंस्ट कर रहे हो कोई भी काम तो उसका रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा, ये स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, एमओए की बात कर रहे हैं। लक्ष्मण स्वामी उदारी वर्सेस एलआईसी के फैक्ट्स देख लीजिएगा अच्छे से। लक्ष्मण स्वामी उदारी एलआईसी में पहुंच गए कि भाई आप ये चैरिटी का पैसा दो मेरे को, एलआईसी कहती भाई हम कैसे दे दें,
भी हमारे मेमोरेंडम में ऐसा कोई चैरिटी का लिखा ही नहीं, हम कैसे देते? अगर देंगे तो ये तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। अब चलो आज की तारीख में तो 135 जो है वो CSR की कंसेप्ट है कि कंपनी ऐसा कोई पैसा चैरिटी में लगा सकती है, लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा लिखा ही नहीं होता। ना ही 135 का मामला था ये, क्योंकि तो पुराना एक्ट था हमारा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या कंपनी पहले चैरिटी करके बाद में मेमोरेंडम में जाके कोई रेटिफिकेशन कर सकती है? रेटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो चीज क्या थी, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ही अगेंस्ट। इसलिए से आप देखिएगा इंजेक्शन, अगर मुझे पता लगे कि हमारी कंपनी जो है वो पावर से परे जाके कोई काम कर रही है, तो भाई मैं जाके स्टे ले सकता हूं। इसको बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में इंजेक्शन। कोई भी मेंबर, इवन गवर्नमेंट रजिस्ट्रार भी जो है वो स्टे ले सकते हैं। कोई भी अपन वाइंडिंग अप के दौरान पढ़ेंगे कि कंपनी के अगेंस्ट या कंपनी के एक्ट के अगेंस्ट कौन कौन जा सकता है, या डायरेक्टर्स ऐसा काम करें तो बाकी मेंबर्स ऑफ द बिहाफ ऑफ कंपनी भी जा सकते हैं। तो एक सिचुएशन हमारे सामने ये क्रिएट हो जाएगी, देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद में लिखिएगा पर्सनल लायबिलिटी। अब पर्सनल लायबिलिटी का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर कोई काम कंपनी अल्ट्रा वायरस करती है तो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसका मतलब लायबिलिटी किसकी होगी? जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर है उनकी होगी। ऐसी सिचुएशन में जो डायरेक्टर है वो आपके पर्सनली लायबल हो जाएंगे। अब आते हैं एक्सेप्शंस। तो जब एक्सेप्शंस की बात करें तो देखिए पहली चीज ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं, व्हेन अल्ट्रा वायरस पावर ऑफ डायरेक्टर्स बट नॉट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। भाई डायरेक्टर की पावर से परे है, लेकिन वो चीज अल्ट्रा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के परे नहीं है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या हो गया? रेटिफिकेशन हो गया, तो वो चीज आपकी इंट्रा वायरस हो जाएगी। इसी तरह से कोई चीज आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट तो है लेकिन मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं है, तो और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेटिफिकेशन हो गया तो भी वो चीज क्या हो जाएगी? इंट्रा वायरस हो जाएगी। और इसी तरह से अगर कोई काम गुड फेथ में हो, अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक कंपनी का रियल एस्टेट का काम था। कंपनी प्लॉट्स जो है वो खरीदती, बेचती, उन पे बिल्डिंग्स बना के बेचती, ये कंपनी का काम था। ये काम करते करते कंपनी को रियल एस्टेट की काफी अच्छी नॉलेज हो गई, तो साथ के साथ कंपनी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा ऑफिस बना लिया और उसमें लोगों को प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एडवाइस देने का काम भी शुरू कर दिया। अब जो इन्वेस्टर थे वो ये कहते कि भाई हमने तो पैसा आपको इसलिए दिया है कि भाई आप प्रॉपर्टी खरीदो बेचो, उसमें फायदा है। आपने ये नया काम शुरू कर दिया, तो क्या ये नया काम जो था, क्या इस नए काम को हम कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स या एंसिलरी इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट मान सकते हैं क्या? चलो अदर ऑब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं हुआ, क्या उनकी कोई अगेंस्ट है क्या? तो इस तरह के मामले में कंपनी का हमेशा जो एक एटीट्यूड रहेगा वो रहेगा गुड फेथ का। भाई एक्चुअल में कंपनी ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तो किए नहीं, भाई कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाया हो, कंपनी का एग्जिस्टिंग जो सेटअप है उसी सेटअप के अंदर ही कंपनी ने ये काम किया, तो इससे कंपनी के बिजनेस को और ग्रोथ मिली। तो इस तरह के मामले अगर गुड फेथ में है तो भले ही ये साबित ना हो कि ये कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो भी वो क्या माने जाएंगे? इंट्रा वायरस माने जाएंगे, अल्ट्रा वायरस नहीं माने जाएंगे। इसी तरह से अगर कंपनी कोई अल्ट्रा वायरस लोन दे दे किसी को, समझिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भी हमारी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसके मेमोरेंडम में आर्टिकल्स में कहीं ये नहीं लिखा हुआ भी कंपनी लोन देगी, लेकिन कंपनी ने फिर भी लोन दे दिया। अब बताओ, पैसा तो कंपनी के फंड से निकला ना। अब जिस बंदे ने लोन लिया है ना वो कहता है भाई ये तो अल्ट्रा वायरस है, मैं तो पैसे वापस नहीं करता। बेटा देने पड़ेंगे, समझ लेना, देने पड़ेंगे। अब उल्टा कर लो, कंपनी के किसी काम के लिए किसी बाहरी पर्सन ने कंपनी को लोन दे दिया, लेकिन जिस काम के लिए लोन दिया ना वो तो अल्ट्रा वायरस है। अब वो बाहरी पर्सन क्या कंपनी से पैसे ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। हाँ, अगर कंपनी दे दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कंपनी दे दे और बाद में कोई मेंबर कहते कि तो अल्ट्रा वायरस है वापस लो पैसे,
पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं, उस क्रेडिटर की बात कर रहे हैं। अगर किसी अल्ट्रा वायरस काम के लिए वो कंपनी को पैसे दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों पॉसिबल नहीं है कि वो कंपनी से पैसे वापस निकलवा ले। डूब गए तो डूब गए। ऐसी सिचुएशन में अगर प्रिंसिपल ऑफ जैसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ हमने पढ़ा था, उसका सहारा लेके जो डायरेक्टर्स या जो भी अथॉरिटीज लायबल है उनके अगेंस्ट वो इंडिविजुअली जा सकता है, कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं। तो आप दोबारा देख लीजिएगा, एक बड़ा सिंपल सा छोटा सा प्रिंसिपल है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा वायरस। मेन थीम ये है कि कंपनी कोई भी काम अपनी पावर से परे नहीं कर सकती। अगर कर रही है तो कोई भी मेंबर इसके अगेंस्ट स्टे ले सकता है, और अगर ऐसा काम हो चुका है तो वॉइड एब इनिशियो, नल एंड वॉइड होगा। लायबिलिटी डायरेक्टर्स की होगी, पर्सनल होगी, कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ये आपके इफेक्ट्स में मैंने बता दिया। एक्सेप्शन में बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट है, मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेटिफिकेशन हो गया है, तो कोई चिंता नहीं है। और अगर कंपनी ने किसी को अल्ट्रा वायरस लोन दे दिया है, तो भी आप ये मत मानो कि वो अल्ट्रा वायरस से पैसा वापस निकलवा सकते हैं उससे, क्योंकि कंपनी के फंड से निकला हुआ है पैसा। और अगर ये प्रूव हो जाए कि कंपनी ने ये काम गुड फेथ में किया है, तो भी आपका अल्ट्रा वायरस का प्रिंसिपल यहां काम नहीं करेगा। अब बच्चों जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक दो केस और आपको बता दूं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये कई बार केसेस जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। एक केस है आपका इवांस वर्सेस ब्रूनर का मामला। अब इवांस वर्सेस ब्रूनर के मामले में देखिए क्या था। एक कंपनी थी जिसका केमिकल प्रोडक्शन का बिजनेस था। कंपनी ने कोई 1 लाख पाउंड एक यूनिवर्सिटी को, कोई साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड यूनिवर्सिटी थी जहां पे केमिकल रिसर्च जो है उसका कोई प्रोग्राम चल रहा था, और कंपनी ने 1 लाख पाउंड उस यूनिवर्सिटी को, उस इंस्टीट्यूट को गिफ्ट कर दिया, यानी कि चैरिटी में दे दिया। अब जो इन्वेस्टर्स थे वो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई ये काम तो कंपनी के ऑब्जेक्ट में नहीं आता। अब आप बताओ कि केमिकल वाली कंपनी है, अब अगर केमिकल पे रिसर्च हो रही है और कोई नई रिसर्च, कोई नई बात हमारे सामने आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका फायदा किसको मिलेगा? केमिकल्स कंपनियों को मिलेगा। और चूंकि इस कंपनी ने पैसा लगाया है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट फायदा इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इवांस वर्सेस ब्रूनर पे बच्चों केस स्टडी भी आपकी आ चुकी है। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स थे, यानी कि जो प्लेंटिफ थे, जो कोर्ट के अंदर गए थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई कंपनी ने अपनी पावर से परे ये काम किया, लेकिन कोर्ट ने ये क्या कहा, कोर्ट का ये आदेश आया, 1921 का मामला है, कोर्ट का ये जजमेंट आया कि कंपनी ने ये काम जो है वो भले ही मेमोरेंडम के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्लोज है उससे आगे बढ़ के किया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट की ग्रोथ के लिए जरूरी था। तो इसको अल्ट्रा वायरस नहीं माना गया, तो ये भी आप गुड फेथ में काउंट कर सकते हैं। उसके बाद में एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आपका फॉरेस्ट वर्सेस मैनचेस्टर का मामला। तो फॉरेस्ट वर्सेस मैनचेस्टर के मामले में क्या था कि एक रेलवे कंपनी थी जिसके पास कुछ नावें थी। एक रेलवे कंपनी थी, उसके पास अपने खुद के कुछ शिप्स थे। तो सवारी जो भी पैसेंजर्स थे उनको एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट, एक घाट से दूसरे घाट ले जाने का ये काम नावें करती थी। और जब इस तरह का काम नहीं होता था तो ये नावें जो है, जो घूमने वाले लोग थे, मतलब जो पिकनिक वगैरह मनाते थे, उन लोगों के लिए नावें जो है वो दे दी जाती थी नौका विहार के लिए। तो किसी इन्वेस्टर ने क्वेश्चन राइज किया कि हमने जिस काम के लिए पैसा लगाया है ये काम उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो फॉरेस्ट वर्सेस मैनचेस्टर के अंदर ये जजमेंट हमारे सामने आया कि भले ही आप जिस काम के लिए पैसा लगा रहे हैं वो काम इस काम के अंदर इंक्लूड नहीं है। भाई ये जो नौका विहार के लिए ये जो अपनी शिप्स दे रहे हैं, मतलब ये समझ लीजिएगा कि लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, उनको कोई पर्टिकुलर अपनी जगह दे दी कि साहब ये इस नाव पे आप समुद्र में पिकनिक मना लो, और इसके बदले में कुछ पैसा मिल गया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये भले ही मेन ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन क्या जो पैसा लगाया गया है उसका कोई एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट हुआ है क्या?
क्योंकि नावें तो आपके पास ऑलरेडी थी, स्टाफ आपके पास ऑलरेडी था, आपने अपनी मतलब कुछ नया तो आपने कुछ किया ही नहीं, उल्टी का जो खाली टाइम था उसको कंपनी ने यूटिलाइज किया। उस खाली टाइम में कंपनी को कुछ इनकम हुई जो उसके मेन ऑब्जेक्ट की ग्रोथ के लिए अच्छी थी। इसको भी जो है वो अल्ट्रा वायरस नहीं माना गया, भले ही ये चीज मेन ऑब्जेक्ट में नहीं आती थी। तो ये स्टूडेंट्स आपके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे। अब आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आरपी वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सिट GL पिहानी, HD लॉ BG कॉलेज। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।